As you know, who am I? I'm Mohit. I'm here to explain you your favorite subject, biology. In last chapter, we studied about the living world. Now, I'm going to explain about the classification. As you know well, this is our classes. Well, pleasant classes. So, let's proceed. Please pick out your notebooks and start noting down. Here I'm going to draw two diagrams. One of eukaryotic cell and another one is prokaryotic cell. So please don't forget, take a paper and start drawing the same. याद रखो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसा यूकैरियोटिक सेल होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा प्रोकैरियोटिक सेल होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे कि हम आगे का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हमें पता रहेगा कि कौन से प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि कौन से प्रिमिटिव हैं जिनके अंदर सेल वॉल का या फिर जो भी एब्सेंस प्रेजेंस है उनका अपना मायना क्या है, चाहे उसमें डीएनए हो चाहे उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हो. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू डायग्राम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो हियर वी आर. First of all, I would like to mention my subject. This is our subject, biology. पता है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि याद रखो. Your sir, favorite sir, Mohit sir. I'm here to serve you better than best. So please start making your diagrams. So I'm going to erase my subject to making diagrams of those two structures. If you don't mind, can I partition of this board in two parts? लो बोर्ड काट दिया, कमाल करते हो यार. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन चीज़ को बनाने के लिए. अब वो है हमारे पास क्या, सबसे पहले मैं बनाऊंगा यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक जिसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ट्रू हो. ट्रू मतलब के ट्रू सेल, यूकैरियोटिक ट्रू सेल. सो here we are starting our first diagram. अब इसका नामकरण संस्कार कर दें, अगर आप बुरा ना माने तो कर दें. चलो करते हैं. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस. आरएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, यह है आपके पास ट्रू सेल. अच्छा लग रहा है. चलो अब हम बनाने जा रहे हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, चलिए अब हम कलाकारी शुरू करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक. एक्चुअली क्या है, ये प्रिमिटिव हैं इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हैं,
वैसे तो करंट वाले जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनके कंपेयर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिंपल है, ये आपके सामने है, यूकैरियोटिक सेल है। और मैं अगर बनाना शुरू करता हूँ आपके सामने यूकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल। The point from where the flagella arised, that is blepharoblast. This is flagellum, ठीक से याद रखना कि कौन से पॉइंट को मैं बाहर आपको शो कर रहा हूं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज मेसोसोम। जैसा कि मैंने बताया था, इट हेल्प्स इन पास आउट द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये है आपके पास न्यूक्लियोइड, fat droplets, RNA, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज the medium where all these components are present, that is और इनके राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन रेट होता है 70S। तो ये हैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ये आपका दोस्त तो रही गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक वाला, ये इस स्पेस को कहते हैं ब्लैंक स्पेस, है ना, तो इसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। अब आपको बेहतर पता है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे शुरुआत के चैप्टर, पहले चैप्टर से, द लिविंग वर्ड से। ये आपको पता लग गया आपकी कौन से यूकैरियोट होते हैं और कौन से प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोट को कहीं ना कहीं हम ट्रू सेल भी कहते हैं। ट्रू क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनको हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रिमिटिव सेल, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है। ओके, चलिए अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है सबने ड्रॉ कर लिया होगा। चलो, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर, मेन चैप्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब हमें पता होना चाहिए एक्चुअली क्लासिफिकेशन में किसने क्या क्या रोल प्ले किया है ना। जब हमें यही पता नहीं होगा कि कौन कौन आया और कौन कौन आकर चला गया तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन आया और उसने क्या क्या किया। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, द फर्स्ट अटेम्प्ट, first attempt by एरिस्टोटल। ये वो शख्सियत है जिस कुछ लोग जिनको अरस्तु भी कहते हैं इन हिंदी, बट इन इंग्लिश ही इज एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन के लिए वो कुछ ऐसा था कि इन्होंने एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी डिसाइड की एनिमल्स के लिए। फर्स्ट वन इज रेड ब्लड एनिमल्स एंड सेकेंड वन नॉन रेड ब्लड रेड ब्लड एनिमल्स और नॉन रेड ब्लड एनिमल्स। ये तो उन्होंने कर दिया बड़े एनिमल्स के लिए। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इतने से तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इन दोनों कैटेगरीज के अलावा एक और कैटेगरी बनाई। उसमें क्या कहा कि कुछ एनिमल्स को डिवाइड किया एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल एंड अर्बोरियल। ठीक, फिर बोले अभी तो केवल एनिमल्स को ही क्लासिफाई कर पाया हूं मैं, तो ये दोनों कैटेगरीज तो सिर्फ एनिमल्स की हो गई। फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो एनिमल्स का कैटेगरी हो गया, अब इन्होंने डिसाइड किया कि अभी प्लांट्स तो बाकी रह गए हैं। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं एनिमल्स की हो गई, है ना। ये और ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, ये तो दोनों कैटेगरीज हो गई आपकी एनिमल्स के लिए, है ना। अब प्लांट्स तो बचे हैं, तो इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो? फर्स्ट वन हर्ब्स, श्रब्स, बाकी थे। तो प्लांट्स को उन्होंने डिसाइड किया कि प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो थी प्लांट की, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक अच्छा अटेम्प्ट था ये, लेकिन इसमें क्या हुआ, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, मतलब क्लासिफाई नहीं कर पाया एनिमल्स को, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। अच्छा अटेम्प्ट था लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं किया गया। कितना बुरा लगा होगा इन्हें, लगने दो, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। तो
ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इन्होंने अच्छा अटैम्प्ट तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस अटैम्प्ट से लोगों ने सीख लिया, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था कि एक्वेटिव, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल की रेड ब्लड, नॉन रेड ब्लड, तो इतनी सारी कैटेगरीज तो आपने एनिमल्स की कर दी, प्लांट्स की तो जरा सी कैटेगरी रह गई। ठीक है, तो इस तरह से सहमति नहीं मिल पाई, तो इसलिए इस वाले क्लासिफिकेशन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए इनके वाले क्लासिफिकेशन की जो फाइल थी वो क्लोज कर दी गई और इनसे कहा गया भैया आप फिर से कोशिश करें और दोबारा आएँ, प्लीज़ ट्राई अगेन। बोले ठीक है, मुझे क्या है, मैं तो बस ट्राई किया है, बाकी तुम लोग जानो। तो एरिस्टोटल ने कहा ठीक है नमस्ते, चले गए। फिर आते हैं टैक्सोनॉमी के पिता, जानते हो ना कौन, लास्ट चैप्टर में बताया था, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, हम याद दिला ही देते हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके कौन, सेकंड अटेम्प्ट जो था किसने दिया, कैरोलस लिनियस। जान पहचान हुई, याद आया? वही। तो इनका जो अटेम्प्ट था बहुत खूबसूरत अटेम्प्ट था, वर्ल्ड वाइड में भी काफ़ी हद तक चला था। इन्होंने दो ही कैटेगरीज बनाई, पहला बनाया एनिमल और दूसरा बनाया प्लांट। इन्होंने दो ही कैटेगरीज बनाई, ठीक है। तो ज़्यादा खुश हो तो बोले एनिमेलिया, प्लांटी। बोले ठीक है, यानी कि एनिमल्स की और प्लांट की दो कैटेगरीज, यानी कि इसमें सारे एनिमल्स रख दो आप, छोटे से लेकर बड़े तक, इसमें सारे प्लांट्स रख दो, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो फंजाई हो चाहे वो ईस्ट हो, कुछ भी, ये सारे के सारे कहाँ इंक्लूड हो जाएंगे अपने प्लांटी में, और बाकी के बचे हुए सब कहाँ पहुँच जाएंगे, एनिमेलिया में। बढ़िया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसके लिए इन्हें क्रेडिट किया गया था, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरई एंड प्लांस्ट्रोम। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई एक किताब थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। और सभी जानते हो, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ भाई, द लिविंग वर्ड में बताया था, इनको क्रेडिट किया गया था किस चीज़ के लिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए भी। इनका जो बेसिस था वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी था, यानी कि बाहरी संरचना, यानी कि एनिमल को सिर्फ देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, बोले ठीक है एनिमल में रख दो, प्लांट्स में प्लांट को पहचान लिया गया प्लांट है, प्लांटी में रख दो। लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि जो उनका बेसिस था बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। इसीलिए इनके बाद इनको क्रेडिट किया, लेकिन वही बात, दुनिया माने ना वो काम करना चाहिए, तो इनको भी कहा गया ठीक है आप भी जाओ, आपकी वो फाइल क्लोज। अब हम दूसरे बंदे को पकड़ के लाएंगे, कोई और बंदा हमें रिसर्च करके दिखाएगा, बोले ठीक है जब जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, लेकिन ये दोनों हमेशा ही ऐसे रहेंगे। बोले ठीक है, मेरी लिखी हुई बात पत्थर पे लगी। बोले ठीक है घर जाओ। ठीक है चलो भाई घर चलते हैं। देयर आफ्टर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने सारे क्लासिफिकेशंस को मतलब डेवलप कर दिया, मैंने नोमेनक्लेचर दिया, मतलब कोई मतलब नहीं मेरी बात का, सारा का सारा क्रेडिट उठाकर किसी और को दे दिया, बहुत गलत बात है। काफ़ी नाराज़ हुए, चले गए फिलहाल। देन बारी आती थर्ड अटेम्प्ट की।
Third attempt is a good attempt by Mr. Bentham and Mr. Hooker. इन दोनों बंदों के क्लासिफिकेशन को बहुत 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 मतलब तारीफों के पुल बांध दिए गए। क्यों? क्योंकि जो इनका तरीका था एक्सप्लेनेशन का, जो बंदों को लोगों को चाहिए था, वो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया। इन्होंने जैसा कि कैरोलस लिनियस बोल के गए थे कि मैंने जो लिख दिया वो हमेशा के लिए लिख दिया, इसलिए किंगडम एनिमेलिया और प्लेंटी, इन्होंने भी यही दोनों डिसाइड किए। लेकिन मुद्दे की बात यह बनी कि इन्होंने बेसिस को और बढ़ाया। क्या क्या इन्होंने, जो उनका मेन बेसिस थे, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन से थे भाई? मॉर्फोलॉजी तो कैरोलस लिनियस का था ही। बोले नहीं, मेरे पास उनसे बढ़िया चीज़ है भाई। पता है क्या क्या? बोले क्या? देखो, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, हर एक एनिमल के, प्लांट्स के। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बेसिस नंबर 1 हो गया साइटोलॉजी, यानी कि स्टडीज ऑफ सेल को स्टडी किया, बेसिस 1 बनाया। दूसरा मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहरी संरचना, ऊपर से कैसे दिखते हैं भाई। और फिर एनाटॉमी। अब तो कैरोलस लिनियस भी बोले थे भाई, मान गए, तुमने तो काफ़ी स्टडी की है, चलो सल्यूट है तुम्हारे लिए। तो इनके पास तीन बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनिमल को और प्लांट को किस किस आधार पे किया था? साइटोलॉजी, यानी कि इसके सेल स्ट्रक्चर को देखकर, माइफोलॉजी यानी कि उनकी बाहरी संरचना को देखकर, और एनाटॉमी यानी कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर। ये काफ़ी अच्छा और बहुत नामी क्लासिफिकेशन रहा, लोगों ने काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन वही है ना, जब तक व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल जाती तब तक चलता ही नहीं है। बोले ठीक है, अच्छा टाइम था, लेकिन हमको वो नहीं मिला जो हमें चाहिए। कोई बात नहीं, बोले ठीक है, तुम भी जाओ। ये भी बोले ठीक है, चले जाएंगे हम, अब हमसे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बोले ठीक है, अपनी फाइल उठाओ और उठाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हारा कोशिश अच्छी थी, कहीं ना कहीं तुम्हारी लिनियस की मिलती जुलती है, लेकिन भाई लिनियस से तुमने कुछ ज़्यादा रिसर्च की है। बोले ठीक है, तुम भी घर जाओ, अब नहीं हो सकता कुछ भी। बोले ठीक, चलो। इसके बाद सब परेशान, सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए ऐसा। यार किसी का तो क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। बोले ऐसे कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा? उसके बाद 4th अटेम्प्ट कौन करता है भाई? बताओ। क्लासिफिकेशन अभी तक लोग सोचते थे क्लासिफिकेशन ऐसे ही पढ़ लिया, इतने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं क्लासिफिकेशन में, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। 4th अटेम्प्ट तक बात पहुंच गई और लोग एक अटेम्प्ट में बात खत्म कर देते हैं। RS विटेकर को पढ़ के नहीं ना, तो शुरू करते हैं ना हम लोग। ये 4th अटेम्प्ट है, ये 4th अटेम्प्ट। वाई? एंगुलर प्लेटेड, एंगुलर प्लेटेड, इनका जो मेन बेसिस था वो था हेरिडिटी वाला। जैसे कि होमोलॉजी, एनालॉजी, क्योंकि जो इन्होंने डिसाइड किया था वो था इनका मेन बेसिस, वो था फॉसिल्स, यानी कि वो अवशेष जो कि मिले थे लाइक डायनासोर्स। ये ऐसा बेसिस जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया
सभी के अपने अपने अविशेष अर्थ में अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, तो दोनों पर रिसर्च करो, जिसका मिल जाए वो उसी को कैटेगरी में डिवाइड करके रख दो। बोले वेरी गुड, तुमने बेसिस बहुत अच्छा ढूंढा है। लेकिन वही बात है ना, अभी भी मन को शांति नहीं मिली। बोले कोशिश अच्छी है, सबसे बढ़िया है तुम्हारा, क्योंकि तुमने बेसिस अच्छा सेलेक्ट किया है, लेकिन हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए। बोले यार आदमी पागल है, ये रिसर्च करने वाले पागल हैं। वैसे भी साइंटिस्ट को पागल ही कहा जाता है, क्योंकि पागलपंथी में ही कहीं ना कहीं नई रिसर्च होती हैं। तो ये 4th अटेम्प्ट भी बेकार हो गया। बताओ, इतनी सारी कोशिशें हो चुकी हैं, अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो बोले ठीक है, अब ऐसा है, अब सबने कोशिश कर ली, अब लास्ट कोशिश मैं करूँगा। काम हो गया तो ठीक है, वरना मैं कभी भी साइंटिस्ट के पद से अपने आप को इस्तीफा दे दूँगा। तो जो लास्ट अटेम्प्ट था, यानी कि 5th अटेम्प्ट, वो किसके द्वारा हुआ था? लास्ट अटेम्प्ट, या फिर कह सकते हो आप 5th अटेम्प्ट। वाई? R.H. विटेकर। इस बंदे में कुछ दम लग रहा है भाई, मतलब इतना बड़ा चैलेंज लेकर आया है, कमाल कर देता। बोले जी हम तो ऐसे ही हैं। बोले अच्छा जी, ठीक है जी। शुरू कर दिया उन्होंने। बोले देखिए सर, मैंने कैटेगरीज बनाई हैं अपनी, ठीक है, मैंने डिवाइड करना शुरू किया है, तो वह प्लीज़ नोट करना शुरू कर दीजिए। बोले ठीक है, शुरू करो। तो बोले देखिए सर, मैंने एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रखा है, प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रखा है। बोले ये तो सभी ने किया था, तुम कौन सा नया काम करके आ रहे हो? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अब आप मेरे तरीके को देखो। शुरू करते हैं ना अब हम लोग यहाँ से। बोले अच्छा, तुमने तो पहले लाइन खींच दी। बोले ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने शुरू किया उस छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव के बारे में बताना, ठीक है। छोटा, सबसे तगड़ा और जानने वाला किंगडम मोनेरा। बोले क्या बात है, इस बंदे ने स्टडी की, ये मानेगा नहीं। बोले जी। बोले प्रोटिस्टा। बोले शाबाश, ये हुई ना बात। मतलब मल्टी सेलुलर को अलग कैटेगरी में, यूकैरियोट को अलग कैटेगरी में। अब ये मत कहना सर मुझे याद ही नहीं यूकैरियोट कौन सा होता, बहुत मारूंगा। अभी बनवाया था मैंने डायग्राम, याद कर लो, निकाल के बैठो, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पास करो। मोनेरा, प्रोटिस्टा। उसके बाद बोले अच्छा जी सर, में दाने हैं आज, मैं कुछ करके जाऊंगा। बोले अच्छा जी। बोले एक और लो आप। बोले कौन सा? बोले फंजाई। मतलब तुमने फंजाई को भी अलग कैटेगरी। शाबाश। जो रिसर्च साइंटिस्ट थे बोले शाबाश, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलते अभी क्या हुआ सर, और सुनो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। मतलब ये सब क्या था? बोले ये सब मजाक था, ये है एनिमल, ये सब मजाक था। बोले मजाक कैसे? बोले देखिए यहाँ पर आपके पास यूकैरियोटिक एनिमल हो गए, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हो गए, मल्टीसेलुलर हो गए, फंजाई भी हो गया, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये मल्टीसेलुलर वाला पार्ट है। बोला शाबाश, वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड दिस इज द लास्ट इज। कलर बदल लो मोहित सर, बदल दिया। तो ये है आपका प्लेंटी। बोले हम अत्यंत प्रसन्न हुए, तुम्हारा क्लासिफिकेशन सबसे लाजवाब है, सबसे लेटेस्ट है, और वर्ल्ड वाइड इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात का हम तुम्हें टैग देते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। आशीर्वाद ऐसा मिला कि वाकई में एक्सेप्ट कर लिया गया। और तब से लेकर अब तक जो भी स्टडी करता है इन्हीं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे करता है। किस पे करता है?
5 kingdom system of क्लासिफिकेशन। तो देवी और सज्जनों, पसंद आया आपको? ये हैं आपके क्लासिफिकेशंस के वो पहलू जो आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं शुरू करूंगा आपके पहले किंगडम मोनेरा से। ठीक है, तब तक के लिए देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। याद रहे, सिर्फ देखो मत, इंटरटेनमेंट मत करो, पढ़ो। हमारा मोटिव पढ़ाना है और आपका मोटिव पढ़ना है। हमारे दिए हुए कीमती समय को आप यूटिलाइज करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, बाय।